फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा केडिया और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 में जो आपका ईआईएस सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर 1 में कवर्ड होता है फ्लो चार्ट, जो आपके लिए नवंबर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई चांसेस है इससे आपको 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है इसमें फ्लो चार्ट कैसे बनाना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करें, क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद शॉर्ट आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा और उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाता है तो प्लीज आप इजीली हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हम लोग पक्का से आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहती हूँ जो आपको बनाते टाइम दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये बेसिक स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। तो रूल नंबर 1, स्टार्ट। जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे तो जो भी आपको स्टार्ट पहले लिखना होगा वो उसका आपको जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो आपका रेक्टेंगल जैसा होगा विद आपका जो कोना होगा उस रेक्टेंगल का वो सारा मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। या फिर आप इस ओवल टाइप का सिंबल को भी यूज कर सकते हैं। आपको याद ये रखना है कि जो आप स्टार्ट में यूज कर रहे हैं वही आपको एंड में भी देना होगा, ठीक है। तो आप जिस जगह पे स्टार्ट और जिस जगह पे एंड लिखेंगे तो वो आप किस बॉक्स के अंदर देंगे, या तो इस तरीके का दिख सकता है या फिर ओवल जैसा दिखेगा, ठीक है। आपके स्टडी मैट में सारे ही क्वेश्चंस कुछ ओवल टाइप के किए हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज मच प्रेफरेबल, हालांकि आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लिखना होता है कॉल, CAWL, मतलब क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, ठीक है। इसका बॉक्स हमेशा एक सिंपल रेक्टेंगल जैसा होगा, ओके। नेक्स्ट आपको जो इनपुट होगा, जो आप इनपुट डालोगे, हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के साथ सब चीज, अभी पहले आप सिंबल समझिए। तो जो आप इनपुट के लिए यूज करेंगे वो और प्रिंट के लिए जो यूज करेंगे वो दोनों का ही सिंबल आपका पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा, ठीक है। जो भी आप अपने इनपुट और प्रिंट में डालते हैं तो आपको याद रखना है इनपुट एंड प्रिंट दोनों के लिए पैरेललोग्राम जैसा सिंबल को यूज करना है, ओके। नेक्स्ट प्रोसेसिंग। जो भी प्रोसेसिंग में हम लोग डालेंगे स्टेप्स वो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी अभी जस्ट थोड़ी देर में। तो जो भी आप प्रोसेसिंग में डालते हैं वो भी आपका सिंपल रेक्टेंगल में होगा, ओके। अगर आप अपने फ्लो चार्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, कोई भी क्वेश्चन यूज करते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे ये डायमंड जैसा सिंबल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। चलिए कुछ और रूल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, एक इजी सा क्वेश्चन, फिर चलेंगे स्टडी मैट के ऊपर। तो आ जाइए। दूसरा जो मैं आपको रूल्स बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको हमेशा अपने फ्लो चार्ट में कैपिटल लेटर्स ही यूज करने हैं, ठीक है। चाहे आप स्टार्ट लिखें, चाहे आप एंड लिखें, चाहे आप इनपुट लिखें, चाहे आप प्रिंट लिखें, चाहे आप क्वेश्चन पूछें, आप जो भी डालोगे सब कुछ के लिए आप कैपिटल लेटर्स ही यूज करोगे, ओके। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लीकेशन सिंबल जो भी आप यूज करोगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आप यूज करते हो तो वो कुछ आपका स्टार जैसा दिखेगा एंड नॉट द क्रॉस साइन। आप लोग क्रॉस साइन यूज करने का सबको हैबिट है, राइट, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो फ्लो चार्ट में आपको स्टार यूज करना है। नेक्स्ट परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज डालना चाह रहे हो, जैसे आपके क्वेश्चन में रहा 10%, 5%, 15% या कुछ भी परसेंटेज फॉर्म में, तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको उसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखना होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने दिया है 5% की जगह 0.05, ओके। नेक्स्ट डिवाइड। जब आप डिवाइड अगर कुछ करते हो तो वो आप इस तरह से नहीं लिख सकते, फ्लो चार्ट में आपको कुछ इस फॉर्मेट में लिखना होगा, बैकस्लैश देके, ओके। चलिए एक इजी सा क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा और फिर हम लोग चलेंगे स्टडी मैट के ऊपर, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट डिस्काउंट ऑन सेल्स, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट क्या है 10% है सेल के ऊपर। तो आपका जो भी सेल वैल्यू है उसके ऊपर हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, ये आपका क्वेश्चन है और इसके ऊपर हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1, पहले आप स्टार्ट करोगे अपने मशीन को। आप इसे एकदम ऐसे इमेजिन करिए कि आप अपने मशीन में कैसे डाल रहे हो, ठीक है, पूरा। पहले आप स्टार्ट करोगे, कोई भी कंप्यूटर को पहले आप स्टार्ट करते हो, राइट। तो स्टार्ट
जैसा कि हम बताएं, आप ओवल भी यूज कर सकते हो और रेक्टेंगल जिसका आप कोना हल्का हल्का मुड़ा हुआ है वैसा भी यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर अगर आप यहाँ पे ओवल यूज कर रहे हो तो एंड भी ओवल होगा। अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल यूज किए हो विद कोना मुड़ा हुआ तो फिर एंड में भी आप वैसा ही यूज करोगे, कहीं पे आप ओवल कहीं पे रेक्टेंगल ऐसा नहीं बना सकते। ठीक है, आपने स्टार्ट किया, कैपिटल में लिखना है सब कुछ, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, यानी कि आप पहले तो मशीन को स्टार्ट किए तो जरूरी है, हम लोग कोई भी दुकान अगर खोलते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, राइट। तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। ठीक है, पहले आप क्लियर करोगे। ओके, तो इसको हम लोग कॉल ही लिखते हैं, आपको पूरा नहीं लिखना है। आप यहाँ पे जो भी एब्रिविएशन यूज करोगे उसका आप साइड में दे दोगे, आपने किसको क्या माना है। ओके, नोट्स देके आप दे दोगे। ओके, तो कॉल कर दिए। अब हम लोग लेंगे इनपुट। तो अब हमें इनपुट में क्या लेना है, सिंस हमें यहाँ पे सेल चाहिए, राइट, सेल वैल्यू चाहिए, और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट। तो इसीलिए हम लोग डिस्काउंट और सेल दो ठो को हम लोगों ने इनपुट में लिया है। ठीक है, इनपुट का जैसे मैंने आपको बताया था हमेशा क्या होगा, पैरेललोग्राम जैसा सिंबल होगा, तो हमेशा इनपुट और प्रिंट पैरेललोग्राम होगा। ओके, नेक्स्ट इनपुट आपने ले लिया सेल एंड डिस्काउंट, क्योंकि हमें सेल वैल्यू एंड उसके ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग क्या देंगे, प्रोसेसिंग, यानी कि हम लोगों को अपना उसमें जो फॉर्मूला है जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हम लोग डालेंगे। तो उसके लिए आप सिंपल रेक्टेंगल फॉर्मेट यूज करोगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल के अंदर हम लोग डाल दिए डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल के ऊपर, तो सेल इंटू, सिंस यहाँ पे 10% था जो मैंने आपको बेसिक रूल बताए हैं, 0.1 लिखना होगा आपको। ओके, इससे हम लोगों ने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। अब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट क्या करोगे, हमें क्या चाहिए, जो डिस्काउंट चाहिए। तो जो भी आपको क्वेश्चन में अल्टीमेट रिजल्ट मांगेगा आपको वही प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो अल्टीमेट रिजल्ट हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट, तो इसीलिए प्रिंट डिस्काउंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इज इट लास्ट, हम क्वेश्चन पूछेंगे, मशीन आपसे पूछेगा कि क्या ये लास्ट है। अगर ये लास्ट नहीं है तो क्या करना होगा, और अगर है, ये खत्म हो गया, इसके आगे और कुछ नहीं है, तो हम लोग एंड कर देंगे। तो आप जब भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो हम लोग कैसे पूछेंगे, एक डायमंड के अंदर पूछेंगे, राइट। तो डायमंड के अंदर हम लोगों ने पूछा इज इट लास्ट। ठीक है, अगर यस है, हाँ है, तो एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, एंड और स्टार्ट एक जैसा सिंबल के अंदर आएगा। अगर नो है, अगर नो होगा तो आपका फिर से मशीन कहाँ से चालू होगा, इनपुट के पहले से। इसीलिए यहाँ नो करके मैंने एक अल्फाबेट दे दिया है ए, आप इस अल्फाबेट को कुछ भी ले सकते हो, ए से जेड के अंदर बी सी डी ई, वो आपके ऊपर है। ठीक है, जो भी आप लोगे उसको यहाँ से वापस दिखा सकते हो एरो मार्क करके कि ये कहाँ आ जाएगा, इनपुट के पहले। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिससे आपको आइडिया आ गया होगा फ्लो चार्ट का। अब हम लोग करेंगे स्टडी मैट। आ जाइए आप लोग स्टडी मैट में, और स्टडी मैट का आप आ जाइए पेज नंबर 1.65 में। आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 1.65 में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1.10। इससे करेंगे आपको और क्लैरिटी आएगा। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 1.10 का एग्जाम्पल क्या दिया है, एन ई कॉमर्स साइट हैज द फॉलोइंग कैशबैक ऑफर्स। ओके, ये बता रहा है कि ई कॉमर्स साइट है जिसके कुछ कैशबैक ऑफर्स हैं, किस तरीके के हैं, आगे पढ़ते हैं। इफ परचेज मोड इज विया वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट के थ्रू परचेज करते हो तो आपको इनिशियल डिस्काउंट मिलेगा 10% ऑन द बिल अमाउंट, जो भी आपका बिल अमाउंट होगा उस पर 10% मिलेगा। अगर आप परचेज फोन ऐप के थ्रू करते हो तो आपको इनिशियल डिस्काउंट मिलेगा 20% ऑन द बिल अमाउंट। अगर आप इस दोनों के अलावा कोई भी परचेज मोड फॉलो करते हो तो आपको कोई भी डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, नॉट एलिजिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी परचेज एलिजिबल टू डिस्काउंट इज गिवन 10 रिवार्ड पॉइंट्स। जितना भी अगर आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होते हो तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, अगर आपका रिवार्ड पॉइंट्स जो है वो 100 और 200 के बीच में रहता है तो आपको और एडिशनल 30% डिस्काउंट मिलेगा।
ठीक है, इनिशियल डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, साथ में उसको चेक करने के बाद देखा जाएगा कि आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स कितना है। आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर एक परचेज पे अगर आप एलिजिबल हो डिस्काउंट के लिए, इनिशियल डिस्काउंट के लिए। ठीक है, चेक करने के बाद अगर हम देख रहे हैं कि आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो 100 और 200 के भीतर है, तो आपको और 30% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, ऑन द बिल अमाउंट आफ्टर इनिशियल डिस्काउंट। अगर 200 से ज्यादा है आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स तो आपको 40% का डिस्काउंट और मिलेगा। ओके, इनिशियल डिस्काउंट के बाद। चलिए, टेकिंग परचेज मोड, बिल अमाउंट एंड नंबर ऑफ परचेजेस एज इनपुट। सबसे अच्छा बात है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे आपको खुद ही बता दिया गया है कि इनपुट में आपको क्या क्या लेना है। आपको परचेज मोड इनपुट में लेना है, बिल अमाउंट लेना है एंड नंबर ऑफ परचेजेस को इनपुट में लेना है। ठीक है, और हमें एक फ्लो चार्ट बनाकर क्या क्या दिखाना है, तो आपके प्रिंट में क्या क्या आएगा अभी समझ लेते हैं। डिस्प्ले द टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड टोटल बिल अमाउंट, ये दो अपने को चाहिए। पेएबल बाय द कस्टमर आफ्टर द डिस्काउंट कैलकुलेशन, तो लास्ट में जो आपका टोटल बिल अमाउंट आता है सब चेक करने के बाद, और टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने रहते हैं वो हमें प्रिंट में डिस्प्ले करना होगा। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं सोल्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो भी एब्रिविएशन लेते हो वो आपको नोट्स में अलग से दिखाना पड़ता है, आपने किसको क्या समझा है। ठीक है, तो हम लोगों को इनपुट में क्या क्या चाहिए था, परचेज मोड चाहिए था, राइट। तो हम लोग परचेज मोड को पीएम ले लिए। ओके, बिल अमाउंट चाहिए, बिल अमाउंट को आप बीए ले लिए हो। नंबर ऑफ परचेजेस, नंबर ऑफ परचेजेस को आप एनओपी ले लिए हो। ओके, टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स भी हम लोग को प्रिंट करना है, राइट। तो फिर आप टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्या लोगे, टीआरपी ले लोगे। एंड इनिशियल डिस्काउंट को INDISC, एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो आपको मिलेगा आफ्टर इनिशियल डिस्काउंट, फर्दर जो डिस्काउंट है उसको हम लोग ले लिए हैं ETDISC। और एन क्या है, एन यहाँ पे क्या है, काउंटर। काउंटर मीन्स टू ट्रैक द नंबर ऑफ परचेजेस, कि कितना नंबर ऑफ परचेज अपना हो रहा है, उसको हम लोग एन लिए। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन में आ जाते हैं, देखेंगे आप। इसका सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये आपका है पेज नंबर 1.67। आप फॉलो करते रहिए अपने बुक से। ये स्टडी मैट आपका May 21 वाला स्टडी मैट का है। ठीक है, तो अपडेटेड स्टडी मैट में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, मोर और लेस सब कुछ बाकी सेम है। ओके, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में बताया था मैंने, कोई भी मशीन को स्टार्ट करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, ओवल के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या दिया, यहाँ पे वैल्यूज दोगे। इनिशियली क्या होता है, अब यहाँ पे आपका CAWL नहीं देके हम लोग वैल्यूज ही इनिशियली 0 कर दिए। ठीक है, तो अगर वैल्यू 0 कर दे रहे मतलब TRP, टोटल रिवॉर्ड पॉइंट अभी मेरा 0 है। क्लियर और वर्किंग लोकेशन करने से भी क्या होता है, हम लोग इनिशियल स्टेज पे चले जाते हैं, यानी कि 0 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने टोटल रिवॉर्ड पॉइंट 0 किया, टोटल बिल अमाउंट भी अभी 0 है, अभी तो हम लोग कुछ स्टार्ट ही नहीं किए तो सब कुछ 0 ही होगा, राइट। और बिल अमाउंट भी 0 है। अब हम लोग लेंगे इनपुट। तो इनपुट हम लोग किसके अंदर लेते हैं, पैरेललोग्राम जैसा सिंबल, तो उसके अंदर हम लोग इनपुट लेंगे। तो इनपुट की जगह हमने क्या लिखा है, रीड। ओके, रीड करेगा मशीन, क्या रीड करेगा, PM PA NOP, ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया था, तो जो आपको इनपुट में बोल ही देगा लेने के लिए, आपको सिर्फ वही लेना है, आपने ले लिया। ठीक है, अब आपका मेन सोल्यूशन स्टार्ट होता है। हमने क्या बताया, जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो हमेशा एक डायमंड जैसा शेप में होगा। तो ये है कुछ आपका डायमंड जैसा शेप। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे, क्या परचेज मोड वेबसाइट है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, अगर वेबसाइट है तो ही आप एलिजिबल हो डिस्काउंट के लिए, राइट। तो क्या वेबसाइट है पूछेगा, अगर हाँ यस वेबसाइट है तो आप कितना % डिस्काउंट के लिए एलिजिबल थे, 10%। इनिशियल डिस्काउंट आपका 10% था। ओके, तो हमने कर दिया, डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा इज इक्वल टू 10%। 10% का कैसे लिखोगे, 0.10। ओके, नहीं, अगर नहीं है, वेबसाइट नहीं है, तो क्या परचेज मोड फोन ऐप था, दूसरा सवाल। ठीक है, रोमन 2 जो आपके क्वेश्चन में दिया है। तो अगर हाँ फोन ऐप था तो आप उसके वजह से 20% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो। ओके, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, अगर दोनों ही नहीं है
तो कॉमन सा बात है, अगर दोनों ही नहीं है इसका मतलब कोई और दूसरा होगा, दूसरा मेथड आप यूज कर रहे हो, तो क्या हमें यहाँ फिर से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि क्या दूसरा परचेज मोड है? क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों नहीं है इसका मतलब तीसरा है। तो जब भी आपको 3 कंडीशन होंगे तो आपको 2 क्वेश्चन पूछना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहला 2 नहीं होगा तो तीसरा ही होगा। ठीक है, तो अगर नो है तो आप एलिजिबल नहीं हो डिस्काउंट के लिए, तो आप क्या लिखोगे? इनिशियल डिस्काउंट इज इक्वल टू 0। फाइन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो जितना नंबर ऑफ परचेज था उस पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे, राइट? तो इसीलिए ये दोनों कॉलम को जोड़कर एक एरो देकर यहाँ पे एक नया प्रोसेसिंग क्या हुआ है, टोटल रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज इंटू 10। 10 क्यों? 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे इसीलिए 10। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो क्या हम लोग इसमें ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप एलिजिबल हो ही नहीं डिस्काउंट के लिए, तो टोटल रिवॉर्ड पॉइंट तो आपको नहीं मिलेगा, है ना? ओके, तो टोटल रिवॉर्ड पॉइंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बिल अमाउंट कैलकुलेट करना। तो बिल अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी आपका डिस्काउंट होगा उसको माइनस करेंगे। और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल बिल अमाउंट इनटू डिस्काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, उससे माइनस करेंगे, बिल अमाउंट से माइनस करेंगे डिस्काउंट को, तो आपका फाइनल जो बिल अमाउंट है वो आ जाएगा। तो वही ये यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है, बी ए इज इक्वल टू बी ए माइनस, यानी कि बी ए मतलब बिल अमाउंट इनटू इनिशियल डिस्काउंट रेट। ओके, आप बोलोगे ये डिस्काउंट रेट क्या है? तो ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया ही, तो इसमें से जो भी होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक पूरा आपको क्लियर है। आगे आगे क्या हो रहा है, हमने यहाँ तक बिल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये देखना होगा कि क्या फर्दर डिस्काउंट देंगे, और उसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए था? टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए था, राइट? तो अब हम लोग चेक करेंगे कि टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या उसका 100 और 200 के अंदर है। फिर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, डायमंड के अंदर होगा। तो अगर हाँ है तो आप एक्स्ट्रा कितना परसेंट डिस्काउंट के लिए एलिजिबल थे? 30%। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल आपका डिस्काउंट हो गया 30%। फाइन। नहीं, अगर नहीं हो तो क्या 200 से ज्यादा है? अगेन यहाँ पे भी आपका क्या था? 3 कंडीशंस था, तो आपको 2 क्वेश्चन चेक करना होगा। पहला नहीं है तो दूसरा होगा, दूसरा अगर है तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर दूसरा भी नहीं है तो अब तो फिर अपने को और कुछ चाहिए ही नहीं, अपना थर्ड कंडीशन तो अपने को लिखने का जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आपका टोटल बिल अमाउंट इज इक्वल टू बिल अमाउंट हो जाएगा, जो पहले आपका कैलकुलेट हुआ था वही आपका हो जाएगा टोटल बिल अमाउंट। ओके, क्योंकि आपका टीआरपी यानी टोटल रिवॉर्ड पॉइंट दोनों ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ना ही वो 200 से ज्यादा है, ना ही वो 100 से 200 के भीतर है। ठीक है, तो अगर नो है तो ये हो जाएगा। अगर हाँ था तो क्या हुआ था? आप एलिजिबल हो गए थे 40% डिस्काउंट के लिए। तो इस दोनों केस के लिए अब हम लोग का टोटल बिल अमाउंट क्या आएगा? जो पहले बिल अमाउंट आया था उसमें से आप एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो माइनस करोगे, राइट? वही किया है हमने, ईटी यानी एक्स्ट्रा डिस्काउंट इनटू बिल अमाउंट, जो आपका बिल अमाउंट आया था उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका आ जाएगा डिस्काउंट अमाउंट, दैट इज माइनस करेंगे हम लोग बिल अमाउंट से, तो आ जाएगा फाइनल यानी कि टोटल बिल अमाउंट। ओके, तो यही आप जोड़ दिए एरो देके, और लास्ट में प्रिंट में आपको क्या करना था? आपको क्या क्या मांगा था क्वेश्चन में? टोटल रिवॉर्ड पॉइंट और टोटल बिल अमाउंट, यही मांगा था, तो यही हम लोग प्रिंट कर देंगे। और इसका सिंबल क्या होगा? डेफिनेटली वही होगा जो हम लोगों ने इनपुट में यूज किया था, रीड में लिखा था, राइट? तो पैरेललोग्राम जैसा, और फिर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो आप मशीन को फिर स्टॉप कर दोगे, तो आप एंड करो या स्टॉप करो तो आप स्टॉप कर दोगे। ठीक है, और अगेन स्टॉप का सिंबल कैसा होगा? जैसा आपने स्टार्ट में लिया था, तो स्टार्ट में आपने ओवल जैसा लिया था तो यहाँ पे आप ओवल जैसा ही लोगे। ओके, चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आपका एग्जाम्पल 11 1.11। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक बैंक के पास 500 एम्प्लॉइज थे। ठीक है,
the salary paid to each employee is the sum of the basic pay, dearness allowance and house rent allowance. जो सैलरी हम लोग हर एक एम्प्लॉय को दे रहे थे वो टोटल है किसका किसका, बेसिक पे का जिसको बीपी लिया है, डियरनेस अलाउंस का एंड हाउस रेंट अलाउंस का, यानी कि बीपी प्लस डीए प्लस एचआरए दैट इज इक्वल टू सैलरी, राइट? ओके. For computing HRA, bank has classified his employees into 3 classes. अब ये जो बैंक है ना, ये अपने एम्प्लॉयज को जो है 3 कैटेगरी में क्या करके रखा है, क्लासिफाई करके रखा है, ए बी एंड सी. ठीक है, 500 एम्प्लॉयज है, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करके रखा है. ध्यान से सुनिएगा. HRA for each class is computed at the rate of 30%, 20% and 10%. अब ये जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, ये हर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय के लिए अलग अलग परसेंटेज है. क्या है, ए के लिए 30%, बी के लिए 20% एंड सी के लिए 10% है. ठीक है, ऑफ बेसिक पे. ओके, तो आपको क्लैरिटी आ रहा होगा. 500 एम्प्लॉयज है, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ए बी सी. सबका एचआरए मतलब फॉर्मूला जो कैलकुलेशन है सैलरी का वो तीनों के लिए सेम है, लेकिन जो हाउस रेंट का परसेंटेज है वो तीनों के लिए अलग अलग है. क्या क्या है, बेसिक पे का 30% फॉर ए, बेसिक पे का 20% फॉर बी एंड बेसिक पे का 10% फॉर सी. ओके, नेक्स्ट, द डियरनेस अलाउंस इज कंप्यूटेड एट द फ्लैट रेट ऑफ 60%. तो जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, वो बेसिक पे का 60% सबके लिए है. ओके, डन. अब हमें क्या बोला है, हमें फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोला है, ये डिटरमाइन करने परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैलरी स्लैब्स. हमें 4 सैलरी स्लैब्स दे दिया गया है. हमें पहले चेक करना होगा कि किस एम्प्लॉय का सैलरी कितना है. ठीक है, वो इन 4 में से किस स्लैब में आ रहा है. तो चारों हम लोग स्लैब में पहले सारे एम्प्लॉयज को चेक करेंगे, फिर हमें उसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट एम्प्लॉय किस सैलरी स्लैब में आता है. इसका हमें फ्लो चार्ट बनाना है. आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. चलिए समझते हैं. आ जाइए, हम लोग एक एक करके समझेंगे. पहला तो हम लोग एब्रिविएशन ले लेते हैं. अब आपको लग रहा होगा कि इनपुट आपको जो प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए और वो भी 4 सैलरी स्लैब है, राइट? तो यानी कि हमें 4 परसेंटेज चाहिए. एक परसेंटेज चाहिए उन लोगों का जिसका सैलरी 30,000 से ज्यादा है. एक परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज उनका चाहिए जिसका सैलरी 15,001 से लेके 30,000 तक है. ठीक है, तीसरा हमें परसेंटेज चाहिए जिसका सैलरी स्लैब किस में आता है, 8,001 से 15,000 तक आता है, और लास्ट 8,000 से कम आता है. तो हम लोग थोड़ा सा इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 30,000 से कम होके 8,000 आ रहा है. हम लोग थोड़ा उल्टा जाएंगे तो क्लैरिटी आएगा. मतलब कि 8,000 से कम, फाइन, 8,001 से लेके 15,000 तक एक स्लैब, 15,001 से 30,000 तक एक स्लैब, और 30,000 से ज्यादा एक स्लैब. ठीक है, 4 हमें परसेंटेज निकालना है. तो ले लेते हैं P1, P2, P3, P4. 4 ले लिए परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज फॉलोइंग इन द सैलरी स्लैब. जैसा हम आपको अभी जस्ट बताए, सैलरी जो एक का 8,000 से कम है, दूसरा सैलरी स्लैब 8,001 से 15,000, तीसरा 15,001 से 30,000, और फिर 30,000 से ज्यादा. ठीक है, उसको हम लोग P1, P2, P3, P4 ले लिए. फाइन. अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को तो पता ही होगा हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का. आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? इस केस में आप परसेंटेज निकालने का सोचोगे, सिंपल मैथमेटिक्स का सोचते हैं हम लोग, तो कैसे निकालेंगे, जितने एम्प्लॉयज होंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिवाइड बाय टोटल एम्प्लॉयज इनटू 100, ऐसे ही परसेंटेज निकलता है ना. तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर हम ये निकाल लेते हैं कि हम लोग का उस पर्टिकुलर सैलरी स्लैब में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, कितने लोग, कितने एम्प्लॉयज 30,000 रुपया कमाते हैं, 30,000 रुपया या 30,000 से ज्यादा कमाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल जाएगा. उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से और मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100 से. तो ऐसे ही तो परसेंटेज मिलता है ना. तो सिंपल मैथ्स है. तो हमें फिर परसेंटेज निकालने के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी चाहिए, तो हम लोग यही किए हैं.
नेक्स्ट में हम लोग क्या लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो C1, C2, C3, C4 आर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉलोइंग इन ईच सैलरी स्लैब, ठीक है। P1 परसेंटेज था, अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी चाहिए ना, परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हम लोग C1, C2, C3, C4 ले लिए चारों स्लैब के लिए, फाइन। नेक्स्ट आई काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता भैया आई क्यों लिया है, तो देखिए आप ऐसा सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, एक फनल है, ठीक है, एक फनल जैसा आपको दिखता है ना, एक फनल है, फाइन। फनल के चारों साइड में आपके 500 एम्प्लॉइज खड़े हैं, ठीक है। उस फनल से आपका जो वो फनल का पाइपलाइन जाता है, वहां से आपका चार बॉक्स में ओपन होता है, ठीक है। एक बॉक्स है आपका 30,000 से ज्यादा का सैलरी, एक बॉक्स है आपका 15,000 एक से 30,000, एक है 8,000 एक से 15,000, और एक है 8,000 से कम। चार ठो आपका नीचे बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। वो हम लोग गेम्स खेलते हैं ना, पाइप जाता है और 4 बॉक्सेस या 4 कप्स रहते हैं, तो आप वैसा इमेजिन करो, ठीक है। तो उस फनल के ऊपर 500 एम्प्लॉइज है, हम लोग को हर एक एक एम्प्लॉय को चेक करना होगा ना कि उसका सैलरी क्या है, राइट। तो उसी एक एक एम्प्लॉय को चेक करने के लिए हम लोगों ने आई लिया है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब 500 बार हमारा मशीन चलेगा, क्योंकि हमें 500 एम्प्लॉइज को चेक करना है। तो जब एक गिरा तो I1, दूसरा गिरा फनल में तो I2। आप ऐसा समझ लो, बाउंड्री पे खड़े एक एम्प्लॉय को हम लोगों ने फनल में गिराया, उसका चेक हुआ कि वो किस कैटेगरी में आता है। वो चेकिंग करने के बाद जब वो पाइप से नीचे निकलेगा तो कहाँ, कौन से बॉक्स में निकलेगा, उन चारों में से वो उसके कैलकुलेशन पे जो आएगा। मान लीजिए अगर उसका सैलरी आता है 40,000, तो अब 30,000 वाले बॉक्स में जाके वो गिर जाएगा, राइट। तो इसी तरह जो हम लोग हर एक एम्प्लॉय को चेक करेंगे, वो आता है काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि आई में, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग आ जाते हैं सोल्यूशन में। बहुत ही इजी सा है, आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल, पहले हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है, फिर अपने क्लियर किया, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, यहाँ आप कॉल भी लिख सकते हो और नोट्स में जाके आप लिख सकते हो CAWL इज इक्वल टू क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। नेक्स्ट आई इक्वल टू 1। अब आई इक्वल टू 1 क्यों है, आप सोच रहे होंगे, मैंने आपको क्या बोला, फनल के साइड में आपके 500 एम्प्लॉइज खड़े हैं, आपको एक एक करके उनको चेक करना है। तो आप एक एम्प्लॉय को गिराए नीचे, तो आई क्या हो गया, 1। तो 1 से ही तो स्टार्ट होगा, आप 0 एम्प्लॉय से कैसे स्टार्ट करोगे, तो 1 एम्प्लॉय से, पहला एम्प्लॉय से स्टार्ट करोगे, तो इसीलिए आई हो गया इक्वल टू 1, फाइन। नेक्स्ट इनपुट ले लिया आपने, इनपुट क्या क्या लेंगे, बेसिक एंड क्लास। अब ये क्या है, बेसिक है आपका बेसिक पे, राइट, और क्लास क्या है, आपको चेक करना होगा ना कि वो एम्प्लॉय कौन से क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि आप वो चेक करोगे तभी तो आप एचआरए कैलकुलेट करोगे, राइट। तो इसीलिए इनपुट में हमें डालना होगा कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, फाइन। और उसका बेसिक पे कितना है, क्योंकि बेसिक पे ही आगे जाके कैलकुलेशन होगा, इसीलिए हमने इनपुट में लिया है बेसिक पे एंड क्लास, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मेरा स्क्रीन पूरा विजिबल होगा। चलिए एक बार हमने इनपुट ले लिया, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। पहले हमें चेक करना है जो एम्प्लॉय आपका गिरा फनल में कौन से क्लास से बिलोंग करता है, क्या वो ए से बिलोंग करता है, नहीं। वो बी से करता है, नहीं। तो फिर वो किससे करता है, सी से। 3 ऑप्शन है, 2 ही चेक करना होगा, या तो वो ए से करेगा या बी से करेगा। अगर दोनों से नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो सी से करेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है बैंक के पास। तो क्या वो ए से करता है, यस। अगर वो ए से करता है तो एचआरए कैलकुलेट कर देंगे, कितना था ए का, याद करिए क्वेश्चन में 30% ऑफ बेसिक कर दिया। नहीं, नहीं, अगर वो नहीं करता है, ए से नहीं करता है, तो क्या वो बी से करता है, अगर हाँ वो बी से करता है तो क्या होगा, एचआरए इज इक्वल टू 20% ऑफ बेसिक, फाइन। नहीं, ए से भी नहीं करता है, बी से भी नहीं करता है, तो डेफिनेटली सी से ही करता होगा, राइट। तो अगर सी से करता होगा तो क्या था उसका, हमने पढ़ा था 10% ऑफ बेसिक, तो वही हमने किया है 10% ऑफ बेसिक। अब तीनों को ही हम लोग क्या करेंगे, तीनों ही केस में हम लोग का डीए क्या था, 60% ऑफ बेसिक, राइट। तो कैलकुलेट कर लेंगे 60% ऑफ बेसिक, फाइन। अब सैलरी कैलकुलेशन कैसे होगा, याद रखिएगा सारा प्रोसेसिंग आपका रेक्टेंगल बॉक्स में होगा, ठीक है, सिंपल रेक्टेंगल, ओके।
नेक्स्ट डीए कैलकुलेशन हो गया, 60% ऑफ बेसिक, सैलरी कैलकुलेट हो गया, बेसिक प्लस एचए प्लस डीआरए, फाइन। अब सिंस आपका सैलरी कैलकुलेट हो गया है, तो अब हमें चेक करना है कि वो सैलरी उसका कितना है। 8,000 वाले स्लैब में आता है, 8,000 एक से 15,000 में आता है, 15,000 एक से 30,000 में आता है, या वो 30,000 से ज्यादा वाले स्लैब में आता है। ये चारों कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, तभी तो हम लोग उसको उस बॉक्स में गिराएंगे। याद है मैंने आपको बोला फनल के नीचे 4 बॉक्स रखे हुए हैं, राइट। तो अब हम लोग उसका सैलरी चेक करेंगे, क्या वो 8,000 से कम है। अगर है तो यहाँ पे C1 लिए थे हम लोग, C1 लिए थे 8,000 वाले कैटेगरी के लिए, 8,000 वाले स्लैब के लिए। तो C1 इज इक्वल टू C1 प्लस 1। अब ये यहाँ पे C1 प्लस 1 क्यों किया है, यहाँ पे प्लस 1 क्यों नहीं किया है। तो देखिए हम लोग C1 में क्या कर रहे हैं, यानी उस बॉक्स में, वो बॉक्स आपका क्या है C1, ठीक है, उसमें एक एम्प्लॉय को गिराए। अब जब नेक्स्ट एम्प्लॉय को आप चेक करोगे और वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, तो वो भी तो आप उसी बॉक्स में डालोगे। तो उस बॉक्स में क्या होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट, 1 प्लस 1। फिर क्या हो रहा है, उस C1 वाले बॉक्स में एक एम्प्लॉय गया, फिर दूसरा चेक कर रहे थे, अगर वो भी उसी स्लैब में आ गया तो उसी में तो ऐड होगा ना, हम लोग उसी बॉक्स में डालेंगे उसको, उसके लिए थोड़ी नया बॉक्स बना देंगे। तो C1 में ही आएगा, राइट। फिर से तीसरा एम्प्लॉय चेक किए, अगर उसका भी सैलरी 8,000 से कम आया तो वो भी उसी बॉक्स में जाएगा। तो उस बॉक्स में तो एड ऑन्स हो रहे हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, राइट, एंड सो ऑन, राइट। तो इसीलिए हमने लिया है C1 प्लस 1। तो पहले जो C1 का वैल्यू था उससे और एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एम्प्लॉय को चेक किए, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, तो वो भी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया C1 इक्वल टू C1 प्लस 1 क्यों हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, यस है तो एड ऑन हो जाएगा, नहीं है अगर उसका सैलरी 8,000 से कम, तो क्या उसका सैलरी 15,000 से कम है, चेक करेंगे सेकंड कंडीशन, राइट। तो अगर यस है तो फिर वो किस में चला जाएगा, C2 वाले बॉक्स में, 4 बॉक्स रखे थे, C2 वाले बॉक्स में चला जाएगा। सेम चीज C2 इज इक्वल टू C2 प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी लोग उसमें गिरेगा, जितना भी एम्प्लॉय आप चेक करोगे वो उसी में आएगा, राइट। सेम वे सैलरी क्या 30,000 से कम है, तो अगर हाँ 30,000 से कम है तो वो C3 में चला जाएगा। तो C3 इज इक्वल टू C3 प्लस 1। अब आप मुझे बताओ, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर पहला 3 कंडीशन नहीं है तो ऑब्वियसली चौथा में ही तो आएगा। तो क्या हमें फिर से चौथा कंडीशन चेक करने की जरूरत है, नहीं है, पहला 3 नहीं है तो 4th ही होगा। तो सिंपली 4th वाले में क्या करेंगे, C4 इज इक्वल टू C4 प्लस 1। पहला चेक किए, पहला बॉक्स में नहीं जाएगा तो दूसरे में जाएगा, दूसरा भी नहीं जाएगा तीसरे में जाएगा, तीसरा भी नहीं जाएगा तो 4th बॉक्स में डाल दो, राइट। तो C4 इज इक्वल टू C4 प्लस 1, फाइन। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या I इज लेस देन इक्वल टू 500 है, मतलब कि क्या आपने 500 एम्प्लॉयज को चेक कर लिया है, राइट, ये चेक कर रहे हैं। तो अगर 500 एम्प्लॉय से कम है, मतलब मान लीजिए अभी आपका 498 चल रहा है, ठीक है, आई का वैल्यू है 498, मतलब आपने 498 एम्प्लॉय को चेक किया है, ठीक है। तो 500 से कम है तो क्या होगा, फिर से मशीन चलेगा। तो फिर से मशीन चलेगा तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। सेम लॉजिक, क्या हो रहा है, 500 एम्प्लॉय था, फनल के साइड में एक को डाला, ठीक है, चेक करके जिस भी बॉक्स में डालना था आपने डाल दिया। फिर दूसरा जाएगा तो दूसरा वैल्यू आने के लिए क्या करेंगे, पहला वैल्यू से प्लस 1 करेंगे तभी तो दूसरा होगा, फिर उससे प्लस 1 करेंगे तभी तो तीसरा होगा। तो अगर अभी तक 500 एम्प्लॉय चेक नहीं हुए हैं तो फिर से मशीन चलेगा। तो इसीलिए आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 जो चला गया फिर से इनपुट पे, और सेम चीज हम लोग सेकेंड एम्प्लॉय के लिए चेक कर रहे हैं, थर्ड एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, एंड चलता रहेगा टिल जब तक आपका 500 से इक्वल नहीं हो जाता है। जब आपका सारा एम्प्लॉयज 500 एम्प्लॉयज पूरा चेक हो चुका है तो क्या अब लेस देन इक्वल टू है, तो नहीं, अब तो चेक हो चुका है सारा, अब आपके पास थोड़ी ना 501 एम्प्लॉयज हैं, तो अब हम लोग क्यों मशीन चेक करेंगे। तो इसीलिए हमारा काम यही खत्म होता है और हम लोग अब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने 500 को पहले सेग्रीगेट कर दिया है C1 C2 C3 C4 में, काउंट कर लिया, अब हम लोग सिंपली परसेंटेज निकालेंगे।
तो अब हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? P1 इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है मैंने आपको इनिशियली बताया था, सेम चीज, C1 इंटू 100 यानी C1 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। परसेंटेज वाला चारों फॉर्मूला आप दे दीजिए, ठीक है। प्रोसेसिंग है, रेक्टेंगल बॉक्स होगा, और लास्ट में आपको परसेंटेज ही तो प्रिंट करना है, क्वेश्चन में आपको परसेंटेज बोला है, तो P1 P2 P3 P4 आपका प्रिंट हो गया एंड देन मशीन स्टॉप हो गया। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। आप एकदम इसको इमेजिन करके करिए, आपको हर एक स्टेप पूरा क्लियर हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल 1.12 में, ठीक है। इस टाइप का आपका आरटीपी में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, आपको सिमिलर क्वेश्चंस आरटीपी में मिलेंगे। तो कभी भी फ्लो चार्ट प्रैक्टिस करने का रूल क्या होता है, पहले तो आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से एक बार स्टडी मटेरियल के सारे सम्स को आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, सारे फ्लो चार्ट को। उसके बाद आप आरटीपी करोगे, आपको आरटीपी में कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके स्टडी मैट में 1-2 क्वेश्चन अभी हम लोग किए, सेम आपका आरटीपी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आरटीपी में नहीं है, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। और फ्लो चार्ट प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है, आरटीपी करने के बाद तो आप पूरा एकदम एकदम बेस्ट हो जाओगे फ्लो चार्ट में, ठीक है। आ जाइए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फाइन, देखिए पहले तो यहाँ पे क्या किया है, अभी तक हम लोगों को बोल रहा था फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के ही दे दिया है, और उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लो चार्ट रिलेटेड। ओके, तो समझते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पे स्टार्ट किया है, फिर यहाँ पे देखिए वैल्यूज इनिशियली डाल दिया है, x का वैल्यू 10, y का 20, z का 30, s का 0 एंड i का 0। ओके, प्रोसेसिंग में क्या डाला है, s इज इक्वल टू z, बोल रहे हैं कि s का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू z का वैल्यू। z का वैल्यू बोल रहे हैं इक्वल टू y का वैल्यू होगा, y विल बी इक्वल टू x एंड x विल बी इक्वल टू s, ठीक है। तो यहाँ पे जिस स्टेप में दिया है आपको उसी स्टेप में जाना है। ओके, s इज इक्वल टू z बोल रहा है पहले, फिर बोल रहा है कि z का जो वैल्यू है ना दैट विल बी इक्वल टू y। ओके, फिर बोल रहा है y विल बी इक्वल टू x का वैल्यू। ओके फाइन, और फिर बोल रहा है कि x का वैल्यू विल बी इक्वल टू s का वैल्यू, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। चलिए, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, अब ये यहाँ पे क्यों दिया है, अभी लास्ट जो हम लोग फ्लो चार्ट किए उससे आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको तो चलाना है ना आगे, एक एक करके आपके वैल्यूज चेक हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या किया है, 0 था तो 0 प्लस 1, फिर आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहने के लिए हम लोगों को दिया है i इज इक्वल टू आई प्लस 1 काउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या i इक्वल टू 1 है, अगर हाँ i इक्वल टू 1 है तो प्रिंट हो जाएगा XYZ, और नहीं है तो फिर से चलेगा ये मशीन। फाइन, फिर से सेम प्रोसेस चलेगा। ओके, चलिए, और फिर एंड हो जाता है, स्टॉप। क्वेश्चन क्या पूछा है हमें यहाँ पे, देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लो चार्ट। चलिए समझते हैं क्या होगा आउटपुट। आपको क्या बोला है यहाँ पे, x का वैल्यू क्या था, 10 था, बोलिए हाँ, राइट। तो यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यूज है पहले आप उसका एक कॉलम बना के लिख लीजिए। ओके, फर्स्ट टाइम मशीन चला, आई क्या था 0, पहली बार मशीन चलेगा तो आई 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई प्लस 1 है। फाइन, अच्छा एक बार मशीन चला तो अब s का वैल्यू क्या था, इक्वल टू z हो जाएगा, तो इनिशियली s का वैल्यू था 0, पर सिंस अभी मशीन मेरा चल गया है तो s विल बी इक्वल टू z, तो z का लास्ट वैल्यू क्या है 30, तो अब s का नया वैल्यू क्या हो जाएगा 30, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप, z विल बी इक्वल टू y, z का पुराना वैल्यू क्या था 30, राइट। अब दैट विल बी इक्वल टू y, y का लास्ट वैल्यू क्या है अपने पास 20 हो जाएगा। अगेन y का लास्ट वैल्यू क्या है 20, दैट विल बी इक्वल टू x, x का लास्ट वैल्यू क्या है 10 हो जाएगा, और x इक्वल टू z, तो x का लास्ट वैल्यू था हमारे पास 10, और अब दैट विल बी इक्वल टू s, s का लास्ट वैल्यू क्या था
आप बोलोगे 0 था, नहीं 0 कहाँ था, मशीन तो चल गया ना। तो अभी s इक्वल टू z लास्ट वैल्यू अपने पास आया था, जो क्या था 30 था, राइट। लिखते चलिएगा साथ में। तो अब आपका नया x का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल टू s का लास्ट वैल्यू अपने पास क्या आया था 30, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, फिर हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या i इक्वल टू 1 है, तो हाँ अभी अभी तो एक मशीन चला है, एक बार चला है, तो i इक्वल टू 1 ही तो होगा, तो यस, तो इसीलिए XYZ को प्रिंट कर दिए, वही हमारा आउटपुट है। नंबर ए सॉल्व। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ सोल्यूशन में आपके स्टडी मैट में कॉलम ही बनाकर दिया हुआ है। आइए देखिए इन्होंने क्या किया है, इन सबको आप छुपा दीजिए। ठीक है, इन सबको अभी हम लोग को नहीं देखना है, आप आउटपुट 1 तक ही देखेंगे अभी। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यूज आपने लिख लिया, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिख लिया जैसा फ्लोचार्ट में दिया हुआ है, फिर आपका आउटपुट क्या होगा, s इक्वल टू जेड, जेड का लास्ट वैल्यू क्या है 30, 30 लिख दिया, z इक्वल टू वाई, वाई का लास्ट वैल्यू क्या है 20, 20 लिख दिया, एंड सो ऑन। यहाँ पे i इक्वल टू 1 आ गया था, एक बार चला था, इसीलिए हमारा प्रिंट हो गया। फाइन, आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन स्टेप बी पुट i इक्वल टू 3, आपका स्टेप बी क्या है, ये स्टेप बी है, राइट। यहाँ पे बोल रहा है कि आप i को ना 3 कर दो। ठीक है, यहाँ पे पहले 1 था, अब आप 3 कर दो। तो आपको नहीं लगता अगर हम इसको 3 कर देंगे तो यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि मशीन 3 बार चल रही है। ठीक है, 1 था, एक बार चला था, प्रिंट हो गया, 3 कर देंगे तो ये नो में चला जाएगा, इस i इक्वल टू 1 वाला क्वेश्चन में तो नो ही आएगा, तो फिर से मशीन चलेगा। ठीक है, तो ऐसा करते करते 3 बार चलेगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग फिर से कॉलम बनाएंगे, तो एक बार वाला तो अपने बना चुके हैं, अब आउटपुट 2 बनाएंगे। दूसरी बार मशीन चला, दूसरी बार में i क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अब दूसरी बार में वैल्यूज क्या होंगे, तो s was equal to z, z का लास्ट वैल्यू क्या था, अपडेटेड वैल्यू 20, 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट z was equal to y, y का लास्ट वैल्यू क्या है 10, तो 10 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगेन y इक्वल टू x, तो y का लास्ट वैल्यू क्या था 10, सॉरी x का लास्ट वैल्यू क्या था 30, तो y इक्वल टू x हो जाएगा 30। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू s, तो s का लास्ट वैल्यू क्या था 20 था, अपडेटेड, तो इसीलिए 20 हो जाएगा। क्लियर है। और i इक्वल टू 2, दूसरी बार मशीन चला तो 2। अब हमको क्या बोला है 3, i इक्वल टू 3 वाला निकालने, तो फिर से निकालेंगे आउटपुट 3। सेम प्रोसेस में आपका i इक्वल टू 3 हो गया, यही आपका आंसर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In step B, put I equal to 6 in place of I equal to 1. What will be the output then? सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, बस आपको अब 6 बार मशीन चलाना है, तो इसी कॉलम को आप एक्सटेंड करते जाओ, फोर्थ वाला आउटपुट निकालो, फिर फिफ्थ वाला आउटपुट निकालो, और फिर सिक्स्थ वाला आउटपुट निकालो। ओके, तो जो सिक्स्थ वाला होगा, क्योंकि यहीं पे आपका I इक्वल टू 6 आएगा, 6 बार मशीन चला है, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। In the given flowchart, replace I equal to 0 by I equal to 1 at step A. What will be the output? बोल रहे हैं कि जो फ्लोचार्ट हमने आपको बना के दिया है, वहां पे आप क्या करो, जहां पे I इक्वल टू 0 था ना, उसको आप I इक्वल टू 1 कर दो। I इक्वल टू 0 कहाँ था, यहाँ पे था, दिस इज I इक्वल टू 0। अब बोल रहे हैं यहाँ पे आप 1 कर दो और बताओ आउटपुट क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पहले मेरा i इक्वल टू 0 था, फाइन, तो हम एक बार मशीन चलाए तो मेरा i इक्वल टू 1 हो गया वैल्यू, दूसरी बार चलाए तो 2 हो गया, तीसरी बार चलाए तो 3 हो गया, राइट। हमको अब बोल रहा है कि आप एक काम करो, i इक्वल टू 1 कर दो, कर दिया, i इक्वल टू 1 कर दिया। अब मेरा एक बार मशीन चला तो i का वैल्यू तो अब 2 हो जाएगा ना, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 1 था। अब मशीन चला एक बार तो 1 + 1 2, 2 हो गया। फाइन, क्या यहाँ पे आपका आंसर यस होना चाहिए या नो? क्या आपका i इक्वल टू 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 हो गया ना,
इनिशियल वैल्यू 1 लिया, अब आपने एक बार मशीन चला तो i इक्वल टू 2 हो गया, तो अब यहाँ पे i इक्वल टू 1 तो नो होगा, नो होगा तो क्या होगा, फिर से चेक करेंगे, फिर से मशीन चला, तो अब जब तीसरी बार चला तो i इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो फिर से क्या यहाँ पे यस आएगा, नहीं, फिर से नो हो जाएगा क्योंकि i तो 3 है, फिर से चलेगा, फिर से चलाया आपने तो क्या होगा, i इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आप सोचो ऐसे तो करते करते 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और ऐसे तो चलता ही जाएगा, पर कभी भी आपको 1 नहीं मिलेगा। 1 कब मिलेगा, जब आपने इनिशियली 0 लिया है तभी, राइट। तो अगर हम 1 कर देते हैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को, तो हमको तो कभी भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो हमेशा यहीं पे आके मशीन क्या होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, कभी जिंदगी में यस ये होगा ही नहीं, 2 3 4 5 करते करते 100 1000 क्रॉस कर जाएगा, राइट। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, हमें आउटपुट मिलेगा ही नहीं, इन्फिनिटी के तरह, मतलब इन्फिनिटी लूप चलता ही रह जाएगा, राइट। तो इसीलिए व्हाट विल बी द आउटपुट, तो इसका आंसर देखोगे आप क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चलता ही रहेगा, क्लियर, क्योंकि i इक्वल टू 1 कभी ट्रू होगा ही नहीं। आई होप आपको पूरा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब लास्ट ये वाला क्वेश्चन है आपका स्टडी मैट का, देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और अभी तक करने के बाद आपको काफी मजा आ रहा होगा, आई नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A company is selling 3 types of products, namely A, B and C, to 2 different type of customer. एक कंपनी है जो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बेचता है, A, B and C, 3 टाइप का आपका प्रोडक्ट है, ओके। क्वेश्चन के साथ ही आप मार्क करते हुए चलिएगा, A, B and C, ठीक है। 2 टाइप के कस्टमर को बेचता है, एक टाइप का कस्टमर है डीलर और एक टाइप का कस्टमर है रिटेलर, ठीक है। सेल को प्रमोट करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, कुछ डिस्काउंट वगैरह देती रहती है, ठीक है। अब हमें फ्लोचार्ट बना के दिखाना है, कैलकुलेशन करना है। चलिए क्या क्या है आपका, कैलकुलेट द डिस्काउंट फॉर द बिलो मेंशन पॉलिसी, पॉलिसी पढ़ते हैं। 10% डिस्काउंट मिलेगा, किसको मिलेगा, प्रोडक्ट ए जो खरीदता है उसको मिलेगा, चाहे वो डीलर हो या वो रिटेलर हो, ठीक है। कोई भी टाइप का कस्टमर हो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर वो प्रोडक्ट ए खरीदता है तो, फाइन। नेक्स्ट, अगर वो प्रोडक्ट बी खरीदता है, ओके, और वो रिटेलर है तो उसको 8% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर वो डीलर है तो उसको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, चाहे कितना का भी सामान खरीदो, अगर आप डीलर हो तो आपको 12% मिलेगा अगर आप प्रोडक्ट बी खरीदते हो, और अगर आप रिटेलर हो तो 8% मिलेगा अगर आप प्रोडक्ट बी खरीदते हो तो, ठीक है। और 1 वाला भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप सी खरीदते हो, ठीक है, तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, किसको, रिटेलर को, चाहे वो कितना का भी सामान खरीदे, उसको 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर वो प्रोडक्ट सी खरीदता है तो। लेकिन अगर वो डीलर है तो उसको प्रोडक्ट सी खरीदने पे 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होता है 10,000 रुपया, तभी 10,000 से कम होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सोल्यूशन में, बहुत मजा आएगा ये वाला समझने में, ठीक है। देखिए आप लोग को अगर एग्जाम में एक पेज में आपका नहीं आ रहा है फ्लो चार्ट तो आप दूसरे पेज में जा सकते हो, लेकिन एक कंटिन्यूएशन दे दीजिएगा, जैसे हम लोग इनपुट के टाइम पे कंटिन्यूएशन दे दे रहे हैं ना अल्फाबेट लिख के, वैसे ही आप एक एरो देके अल्फाबेट लिख दीजिए और नेक्स्ट पेज में जाके वही अल्फाबेट लिख के फिर नेक्स्ट अपना एरो से कंटिन्यू करिएगा, ठीक है, एग्जाम में अगर एक पेज में आपका फ्लो चार्ट नहीं हो रहा है तो। चलिए आइए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फाइन, डिस्काउंट इनिशियली 0 है इसीलिए इनिशियली डिस्काउंट इज इक्वल टू 0 लिया गया है। रीड यानी कि इनपुट, अब इनपुट में क्या लेंगे सोच के देखिए, हमें प्रोडक्ट टाइप तो चेक करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, इनपुट में लेना है। फिर आप सोचिए कस्टमर भी तो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर है, डीलर है या रिटेलर है, तो वो भी इनपुट में लेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर वैल्यू तो चेक करना पड़ेगा, अगर ऑर्डर वैल्यू लास्ट वाला क्या था आपका नंबर सी में, ऑर्डर वैल्यू अगर कम होगा तब तो डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं, तो ऑर्डर वैल्यू भी मैटर करता है, वैल्यू ऑर्डर भी इनपुट में। नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या प्रोडक्ट टाइप ए है
तो यस, अगर प्रोडक्ट टाइप ए है तो डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा 10% ऑफ ऑर्डर वैल्यू, राइट। 10% था पहला प्रोडक्ट लेने पे, तो हम लोग को नहीं और देखना पड़ेगा कि वो रिटेलर है या डीलर है, चाहे आप डीलर हो चाहे आप रिटेलर हो। अगर आप प्रोडक्ट एक खरीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, फाइन, मिल गया। नहीं तो क्या प्रोडक्ट टाइप बी है, तो अगर हाँ प्रोडक्ट टाइप बी है तो बी वाले में तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर बी खरीद रहा है तो आप बताओ कि आप रिटेलर हो या आप डीलर हो। अगर आप डीलर हो तो 12% का वैल्यू ऑर्डर पे डिस्काउंट मिलेगा, और अगर नहीं हो, अरे भाई डीलर नहीं हो तो रिटेलर ही हो गया ना, और तो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो डीलर नहीं हो तो रिटेलर हो गए, दो कंडीशन था, एक चेक करेंगे, ठीक है। नो 8% ऑफ वैल्यू ऑर्डर कर दिया, फाइन। नेक्स्ट, अगर प्रोडक्ट टाइप आपका क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट टाइप अगर बी नहीं है, ठीक है, तो कॉमन सा बात है प्रोडक्ट सी होगा। अब आप सोचो थोड़ा ध्यान से, अगर प्रोडक्ट सी है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि रिटेलर है या डीलर, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो हम लोग इसलिए चेक करेंगे कि क्या कस्टमर रिटेलर है, तो अगर वो रिटेलर है तो उसको इररेस्पेक्टिव ऑफ कितना का भी सामान ले 15% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन वैल्यू ऑर्डर। पर अगर वो रिटेलर नहीं है तो इसका मतलब वो डीलर है, और अगर वो डीलर है तो हम लोग को ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या उसका ऑर्डर वैल्यू 10,000 से ज्यादा हो रहा है। अगर 10,000 से ज्यादा हो रहा है तो उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और नहीं हो रहा है तब वो एलिजिबल नहीं है डिस्काउंट के लिए, इसीलिए 0। आपको ये स्टेप पूरा क्लियर हुआ, राइट, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब क्या है, अगर वो एलिजिबल नहीं है तो 0 हो गया। अब सब कुछ को आप ज्वाइन कर दोगे किससे, फाइनल बिल अमाउंट का कैलकुलेशन से। आपने तो कैलकुलेट कर लिया, रिटेलर है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, सारा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में उस इंसान का आप क्या निकाल रहे हो, फाइनल बिल अमाउंट निकाल रहे हो। तो फाइनल बिल अमाउंट आपने निकाला, क्या होगा, जितना आपका वैल्यू ऑर्डर होगा उससे माइनस डिस्काउंट कर दोगे, वही आपका बिल अमाउंट होगा, है ना। बिल कैसे निकलता है, डिस्काउंट माइनस किया फाइनल बिल अमाउंट से, राइट। तो वैल्यू ऑर्डर माइनस डिस्काउंट, और आपने प्रिंट क्या क्या करोगे, एक तो डिस्काउंट प्रिंट करोगे, दूसरा आप क्या प्रिंट करोगे, फाइनल बिल आपका कितना अमाउंट का आया है। ओके, तो ये आपका हो गया, और फिर आप स्टॉप कर दोगे। तो इससे आपका फ्लो चार्ट होता है कंप्लीट, और हम लोग ने सारा स्टडी मैट का कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में अभी भी डाउट है और नहीं क्लियर हो रहा है तो आप हम लोग को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। आपके लिए प्रेफरेबल होगा कि आप ये करने के बाद आरटीपी खुद से सॉल्व करिए और फिर आंसर्स मैच करिए। अगर आपको आरटीपी में कहीं पे भी डाउट होता है, क्योंकि आरटीपी में बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और फ्लो चार्ट से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, तो आप इजीली अपना 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपको लगता है आरटीपी में भी आपको डाउट हो रहा है, आपको सम सॉल्व करवाने हैं, नहीं क्लियर हो रहा है कहीं पे, तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, तो फिर एक वीडियो हम लोग उसके ऊपर भी बना देंगे आरटीपी के लिए, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आप लोग अच्छे से करिए। नवंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट, नवंबर अटेम्प्ट के लिए हर बार नवंबर अटेम्प्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू मे अटेम्प्ट। ओके, तो अच्छे से करिए, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनका भी ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, और अपना प्यार जरूर बनाए रखिए। थैंक यू।